सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आवर्ती दशमलवों को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो चलो एक आवर्ती दशमलव लेते हैं, 0.7 अपूर्णांक। यहाँ पे अपूर्णांक ये बता रहा है कि ये जो 7 है ये अपने आप को दोहराते रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो ये दरअसल है 0.777 और ये चलते ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को दोहराते रहेगा। अब हमें कोशिश करनी है इसे भिन्न में बदलने की। तो चलो शुरू करते हैं। इसे हम बराबर ले लेते हैं x के। तो समझिए कि x है 0.7 अपूर्णांक। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। इस दशमलव के चिन्ह को हम एक स्थान अगर आगे बढ़ाना चाहें तो हमें दरअसल इस x को 10 से गुणा करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो ये बनेगा 10x, जिसका मान होगा, पहले मैं ये वाला बताता हूं आपको। इसे अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 0.777 बनेगा 7.77, और 7 तो बहुत सारे यहाँ पे, मैं एक और लिख देता हूँ। तो ऐसे ये चलते रहेंगे। अब इसे अगर मैं 10 से गुणा करूँ तो ये दरअसल जो है बना अभी यह 7.7 और ये 7 अपूर्णांक जो चलते रहेगा। तो हमें मिल गया 10x। अब जरा सोचो, अगर इस 10x में से मैं ये x को घटाऊं तो क्या होगा। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले। तो मेरे पास है 10x जो बराबर है 7.7 के, यहाँ पे अपूर्णांक, ये बराबर है 7.777, ये चलते ही जाएगा इसके बराबर। इसमें से हमें घटाना है ये, तो ये है x जो बराबर है 0.7 अपूर्णांक के, या हम कह सकते हैं कि इसमें से हमें ये घटाना है जो बराबर है 0.777, और ये चलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसे घटाने पे हमें क्या मिलता है। तो 10x में से जब हम x को घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ 9x। अब पहले ये वाला कर लेते हैं। तो जब हम 7.777 में से घटाएंगे 0.777, तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 7 ये तो सब कट जाएंगे। तो ये जो हैं, जो 7 दोहरा रहे हैं, ये सब कटने वाले हैं। तो हमें यहाँ मिलने वाला है 7 में से घटाना है हमें 0, जो बराबर होगा 7 के। उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि जब हम 7.7 अपूर्णांक में से घटाएंगे 0.7 अपूर्णांक, तो इस 7 अपूर्णांक तो कट जाएगा। तो हमें मिलेगा 7 में से 0 घटाने पर हमें मिलने वाला है सिर्फ 7। तो किसी भी तरीके से मैं इसे कहूँ
तो हमें मिल रहा है कि जो 9x है उसका मान हमें या तो यहाँ से या तो यहाँ से मिल रहा है 7। यानी कि जो x है 9 को हम यहाँ ले लेंगे तो x हमें मिल रहा है बराबर 7/9 के। लेकिन ये x क्या था? ये x तो दरअसल यहाँ हमने लिया था, x बराबर था 0.7 अपूर्णांक के, जो हमें अब यहाँ मिल रहा है 7/9 के रूप में। तो ये आवर्ती दशमलव को हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। चलो मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ, समझिए 1.2 अपूर्णांक। तो ये बराबर होगा 1.222, जहाँ पे ये अपने आप को दोहराते जा रहे हैं। अब इसको आप x मान लीजिए और अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे इसी प्रकार से खुद से कीजिए और फिर वापस आइए। तो चलिए यहाँ पर भी हम इस दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाते हैं। ये कैसे होगा? अगर हम इस x को 10 से गुणा कर दें तो हमें मिलेगा 10x बराबर, पहले हम ये करते हैं तो ये हमें मिलेगा 12.222 और ये अपने आप को दोहराते रहेंगे। या यहाँ हम कहें तो ये दरअसल है 12.2 अपूर्णांक। अब हम 10x में से इस x को घटा देंगे। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 10x बराबर है 12.2 अपूर्णांक के, और ये जो है ये बराबर है 12.222 और ये चलते जा रहा है। इसमें से हमें घटाना है x, ये वाला। तो हमें यहाँ से घटाना है 1.2 अपूर्णांक। मैं दशमलव के नीचे दशमलव लिखूंगा तो 1.2 अपूर्णांक, या फिर इसमें से हमें घटाना है ये, तो यहाँ पर है हमारे पास 1.222 और ये बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो 10x में से x घटाने पे हमें मिलेंगे 9x, और पहले हम ये वाला करते हैं। तो यहाँ पे 2 में से घटेगा, 2 में से घटेगा, 2 में से घटेगा, तो ये तो सब कटने वाले हैं। तो हमारे पास बचेगा ये 2 में से 1 घटाने पे हमें बचने वाला है 1, और 1 में से यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो ये तो 1 बचेगा ही। तो ये हमें मिला 11 के बराबर। और यहाँ पे ये वाला जब हम घटाएंगे तो ये हमें बराबर मिलेगा 2 अपूर्णांक तो कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 12 में से 1 घटाने पे हमें मिलने वाला है 11। तो इस प्रकार देखें या इस प्रकार देखें, हमें ये जो 9x है ये बराबर मिल रहा है 11 के, यानी कि x जो है वो बराबर है 11/9 के। पर x था क्या? x तो था 1.2 अपूर्णांक, जिसे हमने बदल दिया 11/9 में। तो इस तरह से हम आवर्ती दशमलवों को भिन्न में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे आवर्ती दशमलवों को भिन्न में बदलेंगे जहां पे दोहराने वाली संख्या 1 से ज्यादा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो आवर्ती दशमलव हम लेते हैं 0.36 अपूर्णांक, जहां पे 3-6 पूरा दोहराते रहेगा। तो ये दरअसल है 0.36 और ये दोहराता ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। अब इसे हम बराबर ले लेते हैं x के, तो x बराबर हो गया ये। अब इसे भिन्न में बदलने के लिए मैं तुम्हें एक तरकीब बता रहा हूं, जरा ध्यान दो। ऐसी स्थिति में तुम हमेशा 2 समीकरण बनाओ। एक समीकरण में जो दशमलव हो वो दोहराने वाली संख्या के पहले हो यहाँ पे, और दूसरे समीकरण में जो दशमलव हो वो दोहराने वाली संख्या के बाद हो यहाँ पे। तो ऐसे आपको 2 समीकरण बनाने हैं। तो चलिए मैं पहला समीकरण लिखता हूं, जो कि यहाँ पे दिया ही गया है कि x जो है वो बराबर है 0.363636 के। अब अगले समीकरण में हमें दशमलव को इन दोहराने वाली संख्याओं के बाद लिखना है, यानी 2 स्थान इसे आगे बढ़ाना होगा यहां आने के लिए। तो इसे हमें गुणा करना होगा 100 से। तो हमारा जो अगला समीकरण होगा वो होगा 100x। तो मैं यहां लिख रहा हूं 100x, जो बराबर होगा 100x 2 स्थान ये आगे बढ़ जाएगा,
तो ये होगा 36.363636 और ये दोहराते ही रहेंगे। तो ये बन गए दो समीकरण। अब ऐसे दो समीकरणों में से बड़े वाले समीकरण में से छोटा वाला समीकरण घटा दें। तो 100x में से आप ये समीकरण घटाएंगे तो आप यहाँ घटाएंगे x जो बराबर है 0, दशमलव के नीचे मैं दशमलव लिखूंगा और आगे है 363636, ये अपने आप को दोहराते रहेंगे। अगर तुम यहाँ पे देखो तो 100x में से जब हम एक x हटाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 99x, और इस संख्या में से ये संख्या जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे ये जो दशमलव के बाद 363636 जो दोहराते जा रहे हैं ये पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे और हमें मिलेगा सिर्फ 36 में से घटाना है 0 जो बराबर होगा 36 के। तो हमें यहाँ मिल रहा है 99x बराबर 36 के, जिसे हम लिख सकते हैं कि जो x है वो बराबर है 36/99 के। तो जो x था हमारा 0.36 अपूर्णांक वो बदल गया भिन्न में। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं और अगला उदाहरण है 0.714 और यहाँ पे सिर्फ एक 4 अपूर्णांक है, सिर्फ एक 4 दोहराएगा तो ये बराबर है 0.71414 और ये दोहराते रहेगा। अब इसे हम बराबर ले लेते हैं x के। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको दो समीकरण बनाने हैं जहां पे एक बार दशमलव होगा दोहराने वाली संख्या के पहले, यानी कि यहाँ पे हमें रखना है दशमलव को, और दूसरी बार दोहराने वाली संख्या के बाद यहाँ पर रखना है हमें दशमलव को। तो ये दो समीकरण बनाने हैं हमें। अब पहला हमें दशमलव अगर यहाँ रखना है तो हमें दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए इस समीकरण को हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 10x जो बराबर होगा, तो ये होगा 7.141414 और ये दोहराते रहेगा। हमें दूसरा समीकरण बनाना है जहां हमें दशमलव को यहाँ रखना है 1 4 के बाद। तो इसके लिए तो मुझे दशमलव को 1 2 3 स्थान आगे बढ़ाना होगा। तो इसलिए इस समीकरण को हमें 1000 से गुणा करना होगा। तो चलिए x को गुणा करते हैं 1000 से। तो हमें मिलेगा 1000x जो बराबर होगा दशमलव 1 2 3 स्थान आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 714 और आगे होगा दशमलव 141414, ये तो अपने आप को दोहराते ही जाएंगे। तो चलिए हमारे दो समीकरण तैयार हैं। अब हमें बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटाना है। तो 1000x में से हम घटाएंगे 10x जो बराबर होगा 714.1414 घटाना है यहाँ से हमें 7.141414। तुम देखो कि ये कितना आसान हो चुका है। 1000x में से 10x घटाने पे हमें मिलेंगे 990x, और यहाँ पे जब हम ये घटाएंगे तो तुम देख रहे हो कि दशमलव 141414 तो यहाँ गायब होने वाला है। हमें यहाँ मिलेगा 714 में से घटाना है हमें यहाँ पे सिर्फ 7। तो 714 में से 7 घटाने पे हमें मिलने वाला है 707। तो हमें 990x बराबर मिल गया 707 के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर है 707/990 के, पर x तो था हमारा 0.714 अपूर्णांक। तो चलिए ये आवर्ती दशमलव भी भिन्न में बदल गया। अब एक आखिरी उदाहरण मैं तुमको देता हूं, ये तुम खुद से करना। हमारी आखिरी संख्या है 3.257 और ये जो 257 है ये है अपूर्णांक, यानी कि ये बराबर है 3.257 और ये अपने आप को दोहराते रहेगा। तो इसे हम ले लेंगे x के बराबर। अब आगे तुम इसे खुद से करो, तो वीडियो रोककर वापस आओ।
अब जैसा कि मैंने बताया था, एक बार हमें दशमलव रखना है दोहराने वाली संख्या के पहले यानी यहाँ पे, और एक बार दशमलव रखना है दोहराने वाली संख्या के बाद यानी यहाँ पे। तो पहला समीकरण तो हमारा तैयारी है, ये मैं ऐसे का ऐसा ही लिख देता हूँ। तो x बराबर है 3.257 ये दोहराते जाएगा। अगले समीकरण में हमें दशमलव को इस स्थान पर रखना है, तो ये 1 2 3 स्थान आगे बढ़ेगा। उसके लिए हमें इसे 1000 से गुना करना होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 1000x बराबर 1 2 3 स्थान आगे, तो ये हमें मिलेगा 3257.257 ये तो दोहराते ही जाएंगे। तो चलिए हमारे दो समीकरण आ गए हैं। अब बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटा देते हैं। तो यहाँ 1000x में हमें घटाना है x, या फिर इस संख्या में हमें घटानी है ये संख्या जो है 3.257 और ये दोहराते जा रहा है। तो 1000x में से x घटाने पे हमें मिलेंगे 999x, और इस संख्या में से अगर हमें ये संख्या घटानी है तो तुम देख रहे हो कि दशमलव के बाद जो संख्या है 257 वो तो पूरी गायब होने वाली है। हमें यहाँ मिलेगा 7 में से 3 घटाने पे यहाँ होगा 4, 5 में से घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये है 5, ये है 2, ये है 3। तो हमें 999x बराबर मिल रहा है 3254 के। या फिर हम कह सकते हैं कि x हमें बराबर मिला है 3254 बटा 999, पर x तो था हमारा 3.257 अपूर्णांक, तो इसे भी हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। हेलो बच्चों, हम लोगों ने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आपके तीसरे अध्याय पे आएंगे, जिसका नाम है विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी चैप्टर आपके जनरल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप जनरल लाइफ में हर जगह देखते हैं, चाहे आपके घर में बल्ब जलता हो, इवन आप बैटरी से अगर आप टॉर्च को जलाते हैं, तो हर जगह पे आपकी जो करंट का फ्लो होता है, उन सारी चीज़ों को हम इस पार्टिकुलर चैप्टर में समझेंगे। इवन आपने बहुत पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जिसमें आप अगर कंघी को लें और सूखे बालों पे अगर उसे रगड़ें, उसके बाद एक पेपर अगर रखा जाए तो उस पेपर को वो खींच लेता है अपनी तरफ। तो वहाँ पे भी आप कुछ करंट के कॉन्सेप्ट सीखते थे। इवन अगर आप 2 बैलून्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर बैलून्स को आपने फुले हुए बैलून्स को आपस में रब किया तो देखते हैं कि वो आपस में चिपकने लग जाते हैं। तो इस तरह का जो नेचर होता है या टेंडेंसी होती है, ये टेंडेंसी बेसिकली इस चार्ज फॉर्मेशन के कारण ही एग्जिस्ट करती है। तो अब बेसिकली हम लोग इसी चार्ज फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चार्ज फॉर्मेशन भी बेसिकली बच्चों 2 तरह का होता है। पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है आपका डायनेमिक। स्टैटिक मतलब वैसे इलेक्ट्रिसिटी या वैसे चार्ज जो एक जगह पे स्थिर हो, जिसमें मूवमेंट नहीं हो। अगर चार्ज में मूवमेंट नहीं होगा तो उस तरह के चार्जेज बेसिकली हमें आगे के क्लासे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। लेकिन उसका एग्जांपल आपका वो कंघी का जो एग्जांपल हमने आपको शेयर किया कि कंघी को आप अगर रब करेंगे और फिर अगर पेपर के सामने रखेंगे तो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, एक चार्ज बन गया है कंघी पर और वो का चार्ज उसके साथ स्टैटिकली प्रेजेंट है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। बट अगर यही चार्ज अगर मूव करने लग जाए तो वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है या
करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा अभी फोकस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे होगा जिसमें आपका चार्ज मूव कर रहा होगा। तो एक बात तो सिंपल है कि जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम मूविंग चार्ज की बात करेंगे। सो अब सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। अपने घर पर एक स्विच लगा है, आप उससे एक बल्ब कनेक्टेड है, आप स्विच को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक बल्ब या एक ट्यूब जल जाता है। तो अब हमें समझना ये है कि ऐसा क्या होता है स्विच ऑन करने पे कि वहाँ पे जो बल्ब है वो प्रज्वलित हो जाता है या वो जलने लगता है। तो इस फेनोमेना को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि चार्ज एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चार्ज के फ्लो की। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज की या आवेश के प्रवाह की बात हम करेंगे। हम आवेश की प्रवाह की बात करें तो सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि चार्ज क्या है हमारे लिए। तो कोई भी पदार्थ है या कोई भी मटेरियल है, कोई भी एलिमेंट है, किन चीज़ों से बना होता है? एटम से बना होता है, या इसके पे पहले चलें तो वो मॉलिक्यूल्स से बना होता है। और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं। और एटम के अंदर हमारे पास आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज से हमारा मतलब है कि वैसी चीज़ें जो एटम के अंदर की जो कंपोजिशन है लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसमें से ये चार्ज पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट हो। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात करेंगे तो इन चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट से हम समझेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। तो हमारी जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, वो होती है विद्युत आवेश का प्रवाह, या हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो कर रही है उस फ्लो को ही आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो का मतलब क्या हो गया? मान लेते हैं ये हमारा कोई कंडक्टर है या चालक है, इसके अंदर हमारे पास अलग अलग एटम्स हैं और हो सकता है यहाँ प्लस माइनस अलग अलग तरीके से कंपोज्ड है। तो हो सकती है कि प्लस जो है हमारा इस तरफ मूव कर रहा है और माइनस मान लेते हैं हमारा इस तरफ मूव कर रहा है। तो दो हमारे पास डायरेक्शंस हो गए। हमने इन दोनों को उल्टा इसलिए लिया है क्योंकि जनरली जो पॉजिटिव और निगेटिव की बात करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, तो इसलिए हमने पॉजिटिव निगेटिव को अलग अलग लिया है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो या निगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो, इन दोनों में से किसी चार्ज के मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर करते हैं। बट आपने कई बार डेफिनेशन देखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने एक नोमेनक्लेचर बना रखा है। हम लोगों ने ये नोमेनक्लेचर माना है कि जो भी पॉजिटिव करंट चार्ज है या प्रोटॉन है उसके मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट मानेंगे। बनिस्बत जब स्टार्ट किया गया था तो हम लोग ये समझे थे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में मूव करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज एक्चुअली में मूव करता है, उस चीज़ को नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट को करंट कंसीडर किया जाना चाहिए। बट जिस समय इस बार इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत हुई थी उस समय हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी और उस समय हम बस प्रोटॉन के बारे में जानते थे या पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानते थे। इसीलिए उस समय डेफिनेशन के तौर पर इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश के चार्ज का फ्लो को माना गया था। धनात्मक आवेश के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाने लगा था क्योंकि जिस समय हमारे इस करंट या इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई थी या इन्वेंशन हुआ था उस समय हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि एक्चुअली में जो फ्लो हो रहा है वो निगेटिव चार्ज का फ्लो है और वो निगेटिव चार्ज का फ्लो जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। क्योंकि आप क्या जानते हैं कि एटम्स में न्यूक्लियस आपका अंदर में होता है और बाहर में आपके माइनस चार्ज रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो माइनस चार्ज हैं या वैलेंस दो स्टेट्स में रहते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब जो कि आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होते हैं।
तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत आपके न्यूक्लियस के। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं, बट ये जो न्यूक्लियस है या प्रोटॉन है वो आसानी से मूव नहीं कर सकता है। सो एक्चुअली में अगर हम बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन में भी वैसे इलेक्ट्रॉन जो कि मुक्त हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट चूंकि जिस समय इसकी खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए इसको धनात्मक आवेश या प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कहा जाने लगा। तो एक्चुअल डिफिनीशन के हिसाब से क्या थी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, हम क्या जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। तो अगर इन दोनों को सेम करना चाहें तो निगेटिव चार्ज का फ्लो इन जनरल आपका पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का जो दूसरा डिफिनेशन दिया जाता है वो दूसरा डिफिनेशन है कि फ्लो ऑफ अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके प्रवाह के अपोजिट या उल्टा। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो हमारा चार्ज एक्चुअल करंट का फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा राइट साइड में। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे राइट साइड में फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को कहते हैं या डायरेक्शन में होता है, बट चूंकि रियलिटी में वहाँ पे प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आपका अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में डायरेक्टेड होता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक करंट होती है। होपफुली आप इन्हीं चीज़ों को समझ गए होंगे। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो ऑफ किस तरह का चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन्स आसानी से मूव नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या हुआ, किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ, और पहले हमने डिफाइन किया था कि ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है, लेकिन रियलिटी में हमें पता चला कि ये फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आप इसे कह सकते हैं। और जो हमारी दिशा होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होता है आप ये समझ चुके हैं, क्योंकि इनिशियली हमने समझा था कि ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, और रियलिटी में चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ही करते हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का एक्चुअल डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, या मुक्त इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विपरीत होगा। सो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब थोड़ा मैथमेटिकल डेफिनेशन समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में क्या होता है। तो हम क्या जानते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। बट फ्लो ऑफ चार्ज किस रेस्पेक्ट में, फ्लो ऑफ चार्ज हम डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में लें, या फ्लो ऑफ चार्ज का बेसिस क्या होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे बेसिस होता है टाइम। तो हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाई टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। सो मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। सो हमारा एक इक्वेशन जो सामने आता है बताया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, क्यू मीन्स द चार्ज फ्लोन थ्रू द पार्टिकुलर कंडक्टर, टी मीन्स द टाइम टेकन। चलिए अब इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। तो इसको हम, ऐसा यूनिट हमारा चार्ज का होता है कूलम,
या इसको आप हिंदी में कूलम भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय सेकेंड, इसको आप लिख लेते हैं सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, तो हम इसे CS-1 भी कह सकते हैं। और इस पार्टिकुलर करंट का एक अलग यूनिट भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एम्पियर। तो ये आप बहुत पहले भी जानते होंगे या सुना होगा आपने कि कितने एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करने का मतलब हुआ कि कितना कूलम चार्ज पर सेकंड में फ्लो कर रहा है, या कितना कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, उससे आप समझेंगे कि कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अब चलिए, किसी ने बोला कि आपको 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है, 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब भी आपको किसी को डिफाइन करने कहा जाए तो आप उस फॉर्मूले में सभी जगह 1 डाल दीजिए। ये हमने 1 डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 कूलम चार्ज किसी पार्टिकुलर चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो जो विद्युत धारा फ्लो करेगी वो होगी 1 एम्पियर के इक्वल। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करते हैं। 1 कूलम चार्ज किसी चालक के थ्रू अगर 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उसको कहा जाता है कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया है, या 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक धारा का फ्लो हुआ है, प्रवाह हुआ है। क्लियर? तो डेफिनेशन आपको बहुत सिंपल हो जाएगा याद करना। कई बार आपसे एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्पियर को डिफाइन करें, तो आप बस इस फॉर्मूले को अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 एम्पियर का मतलब हुआ किसी चालक से 1 कूलम चार्ज का 1 सेकंड तक फ्लो किया जाना ही 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है। तो होपफुली ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको या तो हो सकता है चार्ज दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए और आपसे करंट पूछा जाए, या हो सकता है आपको करंट दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए और आपसे टोटल फ्लो होने वाले चार्ज के बारे में पूछा जाए। तो ये काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 चीज़ें देकर आपसे एक चीज़ निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो हम उसके कुछ एग्जाम्पल से कर लेंगे, जिससे कि आपके माइंड में वो क्रिस्टल क्लियर बन जाए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो भी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ये चार्ज आपका कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ जो भी हम चार्ज कंसीडर करेंगे उस पॉजिटिव चार्ज का ही कंसिडरेशन लेंगे। सो बच्चों, हम लोग अभी उदाहरण 12.1, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक पार्टिकुलर चालक है जिससे 0.5 एम्पियर का करंट या विद्युत धारा प्रवाह कर रही है। कितने देर के लिए प्रवाह कर रही है? 10 मिनट के लिए कर रही है। तो आपको बताना है ये कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, हमें 2 डेटा दिया हुआ है और तीसरा डेटा हमें निकालना है। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो करंट मतलब हमें कैपिटल I दिया गया है। कितना है ये? 0.5 एम्पियर। ये आपका ऐसा यूनिट में है, तो इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब आते हैं हम टाइम पे। टाइम कितना दिया गया हमें? 10 मिनट। समय का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? सेकंड। यहाँ पे क्या है? मिनट। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 60 से गुना कर दिया, तो ये कितना हो गया? 600 सेकेंड्स। तो अब चार्ज निकालना है। तो I, चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो फॉर्मूला हमें पता था, I = Q/T। इसका मतलब Q = क्या हो गया? I × T। अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो I = कितना हो गया? 0.5। T के बदले हमने डाला 600, दैट इज 300 कूलम। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे चालक से 300 कूलम की जो चार्ज है, आवेश है, वो फ्लो कर रहा है 10 मिनट के लिए। तो हमारा टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो हो रहा है 0.5 एम्पियर का। तो होपफुली बच्चे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि कैसे दिया जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया था करंट और टाइम। हो सकता है कई बार आपको चार्ज और टाइम दिया जाए और करंट निकालने के लिए दिया जाए, तो भी आप निकाल सकते हैं। बस याद आपको ये रखना है कि पहले आपको दोनों जो चीज़ें दी हैं उसको लिख लीजिए, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। आप में से बहुत बच्चे SI यूनिट में कन्वर्शन में गलती करते हैं। पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसके बाद जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो 100% सही होगा। चलिए, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज जो है हमारा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन में हमारा कितना कूलम चार्ज होता है? पता होगा आप लोगों को। 1 कूलम में चार्ज होता है हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम। और ये माइनस साइन रखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मान लीजिए हमसे ये पता है, हमें पूछा गया कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करेंगे? तो सिंपल इक्वेशन हम लगाएंगे, 1.6 × 10⁻19 = 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम =
इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 कूलम चार्ज में। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो हमेशा इसको ध्यान रखना है कि किस तरह से निकालते हैं। पहले हम इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होते हैं वो लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको रिवर्स करके हम 1 कूलम में उसे डिवाइड करके निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में होंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सभी को याद हो गया होगा। तो कई बार पूछा जाएगा आपसे कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि क्या करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बताया जाएगा तो आप क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे उसको उसके चार्ज से गुना कर देंगे, तो उससे पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। और चार्ज फ्लो कर रहा है, टाइम पता है, तो आप विद्युत धारा निकाल सकते हैं। चलिए उसके एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम देखेंगे कि मान लेते हैं हमें दिया गया है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो कर रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा चार्ज कितना फ्लो करेगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इसमें, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हो तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अब इन दोनों को आप गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 कूलम आ गया हमारा, मतलब 1 कूलम चार्ज हमारा फ्लो करेगा, जिसका मतलब हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करें तो 1 कूलम चार्ज हमारा फ्लो करेगा। मान लेते हैं कि टाइम हमें दिया गया था 2 सेकेंड का, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, चार्ज बाई टाइम। चार्ज हमारा है 1 और समय है 2, तो इसका मतलब 0.5 एम्पियर। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिया हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना करेंगे और उसके बाद उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आप इलेक्ट्रिक करंट उससे भी निकाल सकते हैं। तो जनरली आपके इस पार्टिकुलर टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें या तो आपको कूलम दे दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, करंट निकालना होगा, या आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आप पहले चार्ज निकालेंगे, फिर टाइम से डिवाइड करके आप करंट निकालेंगे। तो इस तरह से आपका इससे पार्टिकुलर जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके अराउंड ही आपके आने चाहिए। सो बच्चों, आज होपफुली पिछली क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, जिसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की। अब हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, बट अभी के लिए इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि ये है क्या। पहले समझते हैं कि ये पोटेंशियल या क्यों ज़रूरी है या होता क्या है। तो हमने क्या समझा था, ये पार्टिकुलर हमारा मटेरियल है, इसके अंदर हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करेगा, कोई तो रीजन होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन आपके फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, थोड़े थोड़े गति से वो मूव करते रहते हैं, बट इस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक इतनी इंटेंसिटी की आपकी बल्ब जल सके, उसके लिए ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत एपरेंट या बहुत तेज होना चाहिए, लगभग प्रकाश की चाल से होना चाहिए। अब प्रकाश की चाल की गति से अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो हमें कोई सर्टेन फोर्स क्रिएट करना होगा। तो ये पार्टिकुलर जो फोर्स है, ये जो ताकत है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में हेल्प करती है, यही सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर आती हैं। अब जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपने यहाँ पानी रखा और इस पोजीशन से आप पानी को गिरा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ आएगी। मतलब इसी तरह का कोई फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में भी होना चाहिए, जो हमें पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे आने के लिए विवश करे। तो इस तरह का क्या फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसी फोर्स का नाम एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो पहले समझते हैं कि ये फोर्स एराइज कैसे होगा। तो ये फोर्स एराइज करने का रीज़न क्या है कि हमारे पास क्या है, हमारे को इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, और हम क्या जानते हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो अगर किसी वायर में इधर पॉजिटिव साइड लगा दिया जाए, मतलब हाई पोटेंशियल लगा दिया जाए, अगर पॉजिटिव साइड इधर लगा देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचना स्टार्ट करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचना स्टार्ट करेगा तो इस पार्टिकुलर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो क्रिएट हो जाएगा, और जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। मतलब एक सर्टेन पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है
वो चीज़ डिसाइड करेगी कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलर टू पानी, जैसे पानी के केस में क्या था, ऊपर यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर लो पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाई पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे हमारे पास है लो पोटेंशियल एनर्जी। तो हाई से लो की तरफ हमारा जो ये पानी है ये फ्लो कर रहा है, तो उसी तरह की टेंडेंसी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चूँकि हमारा निगेटिव है तो ये हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, मतलब जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ वो मूव करके इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इंश्योर कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो करे। होपफुली आप इतना कुछ समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हम लोग एक स्पेशल एनर्जी कह लीजिए, स्पेशल फोर्स क्रिएट करते हैं। वो फोर्स क्या से जनरेट होता है, एक सर्टेन पॉइंट पे हाई पोटेंशियल क्रिएट करके। और ये हाई पोटेंशियल क्रिएट करने वाला काम किस तरह से किया जाता है, जो आपके घर में प्लग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप किसी कॉर्ड को इंसर्ट करते हैं या बैटरी होती हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको ये हाई या लो पोटेंशियल क्रिएट करने में। इसलिए आप देखते होंगे बैटरी में एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लिखा होता है। प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब लो पोटेंशियल। तो इन दोनों के हेल्प से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हेल्प से आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लग जाता है जब आप उसको ऑन करते हैं या सर्किट में प्लेस करते हैं। और इसमें यह भी आप समझ गए होंगे कि स्विच जब बंद रहता है तो क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को आप कनेक्ट नहीं करते हैं, सर्किट को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपका करंट फ्लो नहीं करता है। बट जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये इस्टेब्लिश हो जाता है और इस्टेब्लिश होते के साथ ही करंट फ्लो करता है और जो भी लाइट या फैन लगा होता है वो काम करने लग जाता है। सो बच्चों हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, पहले मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, या इसको आप कह सकते हैं यूनिट चार्ज, फ्रॉम infinity to a particular point, अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब एक पार्टिकुलर कूलम चार्ज है उसको अगर आप इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लेके आते हैं तो जो काम होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी जगह पे अगर हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट हमने भी पढ़ा, इन्फिनिटी से एक पॉइंट ए तक, तो इसको लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे वी ए, या वी ए ले लेते हैं, हमारा जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पर। इसे हम ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए। अगर डायग्राम से समझना चाहें तो मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज ला रहे हैं 1 कूलम, मान लेते हैं इन्फिनिटी, तो इसके में जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन मान लेते हैं ए है, तो वी ए जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए होगा। क्लियर। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो मान लीजिए हम जो इन्फिनिटी से ला रहे थे इसको इन्फिनिटी से ना लाकर हम बी से ए तक लेके आए, तो उस कंडीशन में बी से ए तक ले जाने में जो आपका वर्क डन होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो होपफुली क्लियर होगा कि इन्फिनिटी से अगर ए तक ले जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर बी से ए तक ले जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होगा। और यहाँ पे वी ए है हमारा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वी बी है हमारा बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में अगर एक कूलम चार्ज को मूव कराना है तो जो भी वर्क डन आपका हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। अब जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका जो एसआई यूनिट होता है, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है हमारा वोल्ट और रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल वी से। तो इसका जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल वी से। तो हम एसआई यूनिट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारे चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, बिल्कुल सही, कूलम। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर या कैपिटल ए, एंड वोल्टेज का होता है कैपिटल वी। तो फुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वैसी वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कि किसी भी चार्ज या 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में किया जाता है। अगर ये इन्फिनिटी के बजाय किसी सर्टेन पॉइंट बी से ए तक लाने में किया जाने वाला काम हो तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ए माइनस वी बी से। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से उस बिंदु तक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में एक सर्टेन पॉइंट, जिस पॉइंट से हम जिस पॉइंट तक ले जाना चाह रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस हम कंसीडर करते हैं। और इस चीज़ का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपका वोल्ट होता है, जिसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य जब आपका चार्ज दिया हो 1 कूलम। तो अगर हम जनरल डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, विभवांतर इज इक्वल टू W या मतलब कार्य डिवाइडेड बाय Q आवेश। 1 कूलम के लिए हमने लिया था तो वहाँ डिवीजन नहीं हो रहा था, लेकिन अगर Q चार्ज को अगर लेके जाएंगे तो उस कार्य में हम Q से डिवाइड कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इज इक्वल टू W बाई Q। डैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू Q भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट का, जिसमें आप किए गए कार्य को उसके आवेश से डिवाइड करते हैं। और ऐसा यूनिट हमने पहले ही पढ़ रखा है। ऐसा यूनिट क्या है हमारा, इसका वोल्ट है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 जूल। जूल हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है। और चार्ज का हमने लिखा 1 कूलम, राइट। तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 1 जे सी माइनस 1 भी आप लिख सकते हैं। तो 1 वोल्ट मतलब 1 जूल बाई 1 कूलम। या इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 वोल्ट विभवांतर का क्या मतलब है कि किसी भी चार्ज को, मतलब 1 कूलम चार्ज को आप एक बिंदु ए से बी तक लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाए तो हमारा उन दोनों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर 1 कूलम चार्ज को किसी बिंदु ए से बी तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो उस कंडीशन में हमारा उन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट माना जाता है। याद रहेगा, बिल्कुल बहुत ही आसान है, सिंपल समझना है। अगर 1 जूल का कार्य किया जाए कितने चार्ज को लाने में, 1 कूलम को चार्ज को लाने में, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा 1 वोल्ट। तो होपफुली आप इन सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो एक बार हम पुनः चीज़ों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या पढ़ा था हमने, कूलम। ओके, फिर हमने पढ़ा करंट के बारे में। करंट का ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते थे, इसको कैपिटल सी से। और अभी हमने पढ़ा वोल्ट के बारे में, जिसका था, या वोल्टेज कह लीजिए, जिसको हमने वोल्ट से रिप्रेजेंट किया कैपिटल वी से। करंट इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, Q बाई टी। और इसमें हमने क्या पढ़ा, W बाई क्यू। इसके अलावा इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको कहा जाता है एमीटर। एमीटर के माध्यम से आप किसी भी परिपथ में गुजरने वाली किरण जो धारा है उसका मेजरमेंट करते हैं। एमीटर से आप करंट को मेजर करते हैं और पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आप, पोटेंशियोमीटर या इसको हिंदी में कहा जाता है विभवमापी, कई जगह आप इसे वोल्ट मीटर के नाम से भी आप देखेंगे। वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर या विभवमापी, इनके माध्यम से आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं।
नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।